तो एक अधूरा डिजिटल फॉर्म सिर्फ एक तकनीकी खामी नहीं है, मतलब ये सीधे तौर पर व्यापार का नुकसान है। बिल्कुल, ये एक ऐसा अदृश्य दरवाजा है जो या तो किसी को हमेशा के लिए एक वफादार ग्राहक बना देता है या फिर उसे इतना निराश कर देता है कि वो कभी वापस ही नहीं लौटता। सही कहा। अक्सर देखा जाता है कि डिजिटल प्रोडक्ट बनाते समय सारा ध्यान बेहतरीन रंगों, स्मूथ एनिमेशन और शानदार ग्राफिक्स पर लगा दिया जाता है। हाँ, एक खूबसूरत इमारत खड़ी कर दी जाती है जो बाहर से एकदम परफेक्ट लगती है ना? लेकिन अगर उस इमारत का मुख्य दरवाजा ही जाम हो तो अंदर की सारी खूबसूरती बेकार हो जाती है। एकदम सही परिप्रेक्ष्य है ये। डिजिटल दुनिया में वो मुख्य दरवाजा एक फॉर्म ही होता है। अगर कोई फॉर्म आसानी से नहीं भर पा रहा है तो बाकी का सारा डिजाइन बेमानी हो जाता है। चाहे ऑनलाइन खरीदारी करनी हो, कोई नई प्रोफाइल बनानी हो या बस न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना हो, बिना कारगर फॉर्म के ये सब असंभव है। बिल्कुल, एक फॉर्म ही वो इकलौता पुल है जो इंसान और डेटाबेस के बीच संवाद करवाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस विस्तृत चर्चा में हम डिजाइन यूजर इंटरफेस नामक किताब के चैप्टर 17 पॉइंट फॉर्म्स की गहराई में उतरने वाले हैं। जी। लक्ष्य ये है कि जो लोग डिजाइन की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए फॉर्म एलिमेंट्स के मुख्य डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में डिकोड किया जाए। और व्यापार के नजरिए से देखा जाए तो हर बार जब कोई व्यक्ति फॉर्म भरना शुरू करता है लेकिन बीच में ही छोड़ देता है तो वो केवल एक अधूरा डेटाबेस एंट्री नहीं है, वो एक खोया हुआ अवसर है। बिल्कुल। व्यापार की भाषा में इसे कन्वर्जन रेट के सिद्धांत से समझा जाता है। मतलब कन्वर्जन रेट का सीधा अर्थ उन लोगों के प्रतिशत से है जो सफलतापूर्वक फॉर्म की पूरी प्रक्रिया खत्म करके वो सबमिट बटन दबाते हैं। तो अगर कोई फॉर्म जटिल है, भ्रामक है या तकनीकी रूप से खराब है तो कन्वर्जन रेट गिर जाएगा। एकदम सही। और अच्छे डिजाइन का सबसे पहला काम ही यही है कि इस गिरावट को रोका जाए। लेकिन इन सभी तकनीकी बातों से पहले एक स्वर्णिम नियम को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो कौन सा नियम है? उस नियम का नाम है ATF, यानी ऑलवेज टेस्ट फॉर्म्स। हमेशा अपने फॉर्म्स को टेस्ट करें। ये बात थोड़ी विरोधाभासी नहीं लग रही? मतलब अगर हम बेहतरीन डिजाइन के स्थापित नियमों का पालन कर रहे हैं तो फिर टेस्टिंग पर इतना जोर क्यों? क्योंकि डिजाइन कोई गणित का फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। हाँ, सही बात है। हर प्रोडक्ट का यूजर बेस अलग होता है, उनके सोचने का तरीका अलग होता है और जिस माहौल में वे फॉर्म भर रहे हैं वो भी अलग होता है। अच्छा, तो क्या कभी कभी नियमों को तोड़ना भी पड़ता है? बिल्कुल। कई बार किसी विशेष टारगेट मार्केट के लिए फॉर्म को आसान बनाने के लिए इन तथाकथित अच्छे डिजाइन के नियमों को मोड़ना या पूरी तरह तोड़ना भी पड़ता है। मतलब किताबें और सिद्धांत सिर्फ एक शुरुआती बिंदु देते हैं। हाँ, असली दुनिया में जब असली लोग उस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं केवल तभी सच्चाई सामने आती है। इसीलिए डेटा और टेस्टिंग ही अंतिम सत्य है। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि कोई भी नियम पत्थर की लकीर नहीं है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत के लिए बुनियादी ढांचे को समझना तो जरूरी है ही। बिल्कुल। अगर पूरा फॉर्म एक इमारत है तो उसकी सबसे बुनियादी ईंट टेक्स्ट फील्ड है। जब भी किसी फॉर्म का निर्माण शुरू होता है तो सबसे पहले इसी एक ईंट को सही आकार देना होता है ना? हाँ, टेक्स्ट फील्ड से शुरुआत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो पैमाना सेट करता है जिसके आधार पर फॉर्म के बाकी सारे एलिमेंट्स तय किए जाएंगे, जैसे बटन, ड्रॉप डाउन या चेक बॉक्स। और इस बुनियादी ईंट को बनाते समय जो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, मैं कहूंगी कि वे मोबाइल डिजाइन में होती हैं। अच्छा, मोबाइल डिजाइन में? मुझे लगता है डिजाइन कम्युनिटी में एक नियम काफी चर्चित है जिसे मोबाइल स्क्रीन पर फॉन्ट साइज का नियम कहा जाता है। बिल्कुल सही पकड़े। अक्सर देखा गया है कि जब मोबाइल के लिए डिजाइन करते हैं तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर का जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट होता है, वही हल्का भूरा टेक्स्ट जो इशारा देता है कि क्या टाइप करना है, हाँ वही, उसे अक्सर बहुत छोटा कर दिया जाता है। लेकिन नियम ये कहता है कि ये फॉन्ट 16 पॉइंट से कम किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस तकनीकी कारण है। iOS और Android जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो अगर फॉन्ट 16 पॉइंट से छोटा हो तो क्या होता है? तो सिस्टम ये मान लेता है कि स्क्रीन पर दिया गया टेक्स्ट पढ़ने में बहुत छोटा है, इसलिए जैसे ही कोई उस फील्ड पर टैप करता है, अरे हाँ,
मोबाइल डिवाइस खुद ब खुद उस पूरे वेब पेज को जूम इन कर देता है। एकदम सही। और एक बार जब स्क्रीन अचानक से जूम हो जाती है तो पूरा यूजर एक्सपीरियंस बिखर जाता है। मतलब यूजर फॉर्म का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही खो देता है। ऐसे समझ नहीं आता कि सबमिट बटन कहाँ चला गया या अगला फील्ड कहाँ है, और फिर उसे स्क्रीन को वापस अपनी उंगलियों से पिंच करके जूम आउट करना पड़ता है। चलते फिरते या एक हाथ से मोबाइल इस्तेमाल करते समय ये बहुत झुंझुलाहट पैदा करता है। ये तो एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा टाइपोग्राफी का फैसला पूरे अनुभव को बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। और इसी टाइपोग्राफी में एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, टेक्स्ट फील्ड के ऊपर लगने वाला लेबल। जैसे फर्स्ट नेम या ईमेल एड्रेस। हाँ, लेबल्स के लिए हमेशा टाइटल केस का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। मतलब हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा और बाकी छोटे। यहाँ मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर किसी चीज की तरफ ध्यान खींचना है तो अक्सर लोग लेबल्स को पूरी तरह से अपर केस में यानी सभी बड़े अक्षरों में क्यों नहीं लिख देते? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। तर्क दिया जाता है कि बड़े अक्षर ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं और जल्दी दिखते हैं। तो फिर फॉर्म्स में इसका उपयोग करने से क्यों बचना चाहिए? इसका जवाब मानव मनोविज्ञान में छिपा है। इंसानी दिमाग शब्दों को एक एक अक्षर करके नहीं पढ़ता। अच्छा। बचपन से पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग शब्दों के बाहरी आकार यानी उनके शेप को पहचानने का आदी हो जाता है। हाँ, समझ रहा हूँ। जब हम टाइटल केस या लोअर केस में लिखते हैं तो कुछ अक्षर ऊपर निकलते हैं जैसे H या L, और कुछ नीचे लटकते हैं जैसे P या Y। हाँ, इन उतार चढ़ावों से हर शब्द का एक विशिष्ट आकार बनता है। बिल्कुल, जिसे दिमाग पलक झपकते ही पहचान लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपर केस में लिखने से शब्द का वो खास आकार खत्म हो जाता है, क्योंकि अपर केस में सारे अक्षर बिल्कुल एक समान ऊंचाई के होते हैं। एकदम सही निष्कर्ष। नेम हो या ईमेल, हर शब्द बस एक आयत मतलब एक ईंट जैसा दिखने लगता है। अरे वाह! तो जब हर शब्द एक आयताकार ब्लॉक बन जाता है तो दिमाग को आकार पहचानने के बजाय मजबूरन एक एक अक्षर को पढ़ना पड़ता है। ये शायद फर्क ना पड़े, लेकिन जब फॉर्म में 10-15 लेबल्स हो तो ये अतिरिक्त समय जुड़कर फॉर्म भरने की गति को बहुत धीमा कर देता है। बिल्कुल, मानसिक रूप से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसे हम कॉग्निटिव लोड कहते हैं। मनोविज्ञान और डिजाइन का ये संगम साबित करता है कि हर पिक्सल के पीछे एक कारण होता है। अच्छा, इसी बुनियादी ढांचे में एक और फील्ड आती है, पासवर्ड फील्ड। ओ हाँ, सुरक्षा और तनाव दोनों का केंद्र। जब भी पासवर्ड टाइप किया जाता है तो वो काले डॉट्स में बदल जाता है, लेकिन किताब में स्पष्ट है कि टेक्स्ट को छिपाने के साथ साथ एक छोटा आइकन देना अनिवार्य है ताकि उसे देखा भी जा सके। सोचिए, अगर कोई अपना ही टाइप किया हुआ पासवर्ड देख ही नहीं पाएगा तो उसके मन में हमेशा ये डर बना रहेगा कि कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई। सही कहा। ये तनाव कम करने का बहुत प्रभावी तरीका है। फॉर्म भरते समय यूजर का रिलैक्स रहना जरूरी है। तो अब जब वो सबसे बुनियादी ईंट तैयार हो चुकी है तो अगला पड़ाव है कि दर्जनों ईंटों को मिला के पूरा फॉर्म कैसे तैयार किया जाए। अलाइनमेंट और लेआउट की दुनिया। जब बहुत सारे फील्ड्स को स्क्रीन पर व्यवस्थित करना हो तो एक नया विज्ञान शुरू होता है। यही सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। मतलब टेक्स्ट फील्ड तो बन गया, लेकिन उसके लेबल को कहाँ रखा जाए, बाईं ओर, दाईं ओर या ठीक ऊपर? आई ट्रैकिंग की स्टडीज इस पर बहुत स्पष्ट जवाब देती हैं। लेबल्स को टेक्स्ट फील्ड के ठीक ऊपर और बाईं ओर अलाइंड करके रखना सबसे तेज तरीका है। इसके पीछे का विज्ञान शायद हमारी पढ़ने की आदत से जुड़ा है ना। हम ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं स्कैन करते हैं। बिल्कुल, इसे F पैटर्न कहा जाता है। जब लेबल फील्ड के ठीक ऊपर और बाईं ओर होता है तो आंखें एक सीधी बिना रुकावट वाली रेखा में नीचे जाती हैं। लेबल पढ़ा, नीचे टाइप किया, अगला लेबल पढ़ा, नीचे टाइप किया। बहुत ही आसान। यही इसकी ताकत है, न्यूनतम आंखों का मूवमेंट। लेकिन कुछ डिजाइनों में लेबल्स को बीच में या दाईं ओर अलाइन कर दिया जाता है। अगर लेबल्स को बीच में अलाइन करेंगे तो हर लेबल की लंबाई अलग अलग होने के कारण उनका शुरुआती बिंदु अलग हो जाएगा। जैसे नेम छोटा है लेकिन ईमेल एड्रेस लंबा है। हाँ, और इससे आंखों को एक बहुत ही अजीब सा Z पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। आंख पहले बीच में जाती है, फिर नीचे बाई और इनपुट देने के लिए, फिर वापस बीच में। ये तो बहुत थका देने वाला अनुभव होगा। बिल्कुल, इसीलिए अलाइनमेंट सरल होना चाहिए। इसी में एक और महत्वपूर्ण बात फॉर्म की चौड़ाई से जुड़ी है। फॉर्म्स को हमेशा संकरा रखना चाहिए, आदर्श रूप से 320 और 500 पिक्सल के बीच। लेकिन जब कोई बड़ी स्क्रीन पर जैसे 27 इंच के मॉनिटर पर फॉर्म दिखता है
तो बहुत सारी खाली जगह बच जाती है। हाँ, और लोग अक्सर इस खाली जगह यानी व्हाइट स्पेस को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है स्क्रीन अधूरी है, फिर वो उस जगह में तस्वीरें, विज्ञापन या गैर जरूरी ग्राफिक्स भर देते हैं, जो कि लेआउट की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। व्हाइट स्पेस कोई बर्बाद हुई जगह नहीं है, वो सांस लेने की जगह है। वो खाली जगह ध्यान को केवल फॉर्म पर केंद्रित रखने में अदृश्य दीवार का काम करती है। बिल्कुल, अगर फॉर्म के दोनों तरफ शांति है तो बीच में रखा हुआ 400 पिक्सल का फॉर्म बहुत ही स्पष्ट लगता है। अब अगर स्पेसिंग की बात करें, दो चीजों के बीच की दूरी को लेकर भी बहुत गणितीय नियम होते हैं। हाँ, स्क्रीन पर एलिमेंट्स कितनी दूरी पर होने चाहिए, ये हवा में तीर चलाकर तय नहीं होता। इसके लिए फॉन्ट की कैप हाइट का इस्तेमाल किया जाता है ना? सही कहा। कैप हाइट मतलब किसी फॉन्ट के बड़े अक्षर जैसे H या M की ऊंचाई। तो अगर गणित में समझें, मान लीजिए कैप हाइट 10 पिक्सल है, तो नियम के अनुसार ऊपर और नीचे 1.6 गुना यानी 16 पिक्सल की खाली जगह होनी चाहिए। इससे फील्ड का एक परफेक्ट आकार बनता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, एक फील्ड के खत्म होने और अगले फील्ड के लेबल के शुरू होने के बीच की दूरी 2 गुनी यानी 2x होनी चाहिए। मतलब 20 पिक्सल की दूरी, ये 2x दूरी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये ग्रुपिंग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत लागू करती है। जो चीजें करीब होती हैं, दिमाग उन्हें एक ग्रुप मानता है। तो लेबल और उसका टेक्स्ट फील्ड करीब होने चाहिए, लेकिन अगले सवाल से पहले स्पष्ट दूरी होनी चाहिए, ताकि पल भर के लिए भी ये ना सोचना पड़े कि कौन सा लेबल किस फील्ड का है। और अगर फॉर्म बहुत लंबा है, मान लीजिए 6 से ज्यादा फील्ड्स हैं, तो उसे एक ही पेज पर खींचने के बजाय अलग-अलग पेजों में बांट देना चाहिए। बिल्कुल, जैसे पहले पेज पर पर्सनल डिटेल्स, फिर अगले पर पेमेंट डिटेल्स। इससे बड़ा काम छोटे हिस्सों में टूट जाता है। लेआउट तो हो गया, लेकिन फॉर्म कोई प्रिंट किया हुआ पोस्टर नहीं है, ये इंटरैक्टिव है। जब कोई गलती होती है तब फॉर्म कैसे प्रतिक्रिया देता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसे डिजाइन की भाषा में फील्ड स्टेट्स कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 5 स्टेट्स होते हैं: नॉर्मल, एक्टिव, अनसक्सेसफुल, डिसेबल्ड और कंप्लीटेड। हाँ, नॉर्मल जब कुछ नहीं किया गया है, एक्टिव जब टाइप कर रहे हैं, अनसक्सेसफुल जब गलती होती है, डिसेबल जब फील्ड उपलब्ध न हो और कंप्लीटेड जब सही जानकारी भर दी गई हो। इन सब में एकरूपता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन जो सबसे संवेदनशील स्टेट है वो है अनसक्सेसफुल, यानी जब गलती होती है। बिल्कुल। फॉर्म उस समय कैसे संवाद करता है, यही अच्छे और बुरे अनुभव का अंतर तय करता है। एरर हैंडलिंग का काम सिर्फ गलती बताना नहीं, उसे सुधारने में मदद करना है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, फॉर्म का वैलिडेशन एक अच्छे नेविगेशन सिस्टम की तरह होना चाहिए। मान लीजिए कोई 3 घंटे की ड्राइव पर है और मंजिल के करीब पहुंचने पर जीपीएस कहे, माफ कीजिए, आपने पहले किलोमीटर से ही गलत रास्ता पकड़ लिया था। उफ, ये तो बहुत ही भयानक अनुभव होगा। ठीक यही स्थिति तब होती है जब कोई पूरा फॉर्म भर लेता है, सबमिट दबाता है और तब सबसे ऊपर लाल रंग में लंबी लिस्ट आती है कि आपने फील्ड 2, 4 और 7 में गलती की है। इस निराशा से बचने का सबसे वैज्ञानिक तरीका है इनलाइन वैलिडेशन। मतलब फॉर्म को सबमिट बटन दबाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जैसे ही किसी फील्ड को भरकर आगे बढ़ते हैं, सिस्टम को तुरंत चेक करना चाहिए। अगर गलती है तो लाल रंग में छोटी सी चेतावनी बिल्कुल उसी फील्ड के ठीक नीचे आनी चाहिए। और केवल ये कह देना कि इनवैलिड इनपुट काफी नहीं होता। एक अच्छे संवाद में समाधान भी होना चाहिए ना? हाँ, अगर कोई विशेष फॉर्मेट चाहिए तो उसका उदाहरण पहले ही दिखाना चाहिए। जैसे एरिया कोड के लिए फील्ड के अंदर हल्के रंग में XX-YYY का प्लेस होल्डर। इससे बिना सोचे पता चल जाता है कि बीच में डैश लगाना है या नहीं। अब तक तो हमने सिर्फ टाइप करने वाली फील्ड्स की बात की, लेकिन हर जानकारी टाइप नहीं की जाती। हाँ, कई बार सिर्फ विकल्प चुनने होते हैं। और यहीं चेकबॉक्स और स्विच के बीच एक दिलचस्प तुलना सामने आती है। दोनों हाँ या ना का काम करते हैं, लेकिन इनके बर्ताव में असल अंतर है। क्या अंतर है? ये अंतर यूजर के कमिटमेंट से जुड़ा है, मतलब एक्शन के समय से। एक्शन के समय से आपका क्या तात्पर्य है? जब एक चेकबॉक्स पर टिक किया जाता है तो उसका सिस्टम पर कोई तुरंत असर नहीं होता। अच्छा। वो जानकारी तब तक रुकी रहती है जब तक सबमिट बटन नहीं दबाया जाता। अच्छा। और स्विच, जब हम डार्क मोड या वाईफाई का स्विच ऑन करते हैं तो उसका असर उसी सेकंड लागू हो जाता है। उसे सबमिट बटन की जरूरत नहीं होती। ये बहुत ही सूक्ष्म नियम है। तुरंत सेटिंग बदलनी है तो स्विच और डेटा बाद में भेजना है तो चेकबॉक्स। इसी दुनिया में एक और एलिमेंट है,
रेडियो बटन। ओह, इसका इतिहास बहुत ही चौंकाने वाला है। हाँ, इस छोटे से गोल बटन का नाम रेडियो से कैसे जुड़ गया? इसका जवाब 1950 और 60 के दशक की पुरानी कारों के रेडियो में छिपा है। अच्छा। उन रेडियो में स्टेशन बदलने के लिए मैकेनिकल बटन लगे होते थे। जब आप एक बटन दबाते थे तो जो बटन पहले से दबा हुआ था वो क्लिक के साथ स्प्रिंग से अपने आप बाहर आ जाता था। अरे वाह! मतलब एक समय में केवल एक ही बटन दबा रह सकता था। बिल्कुल। तो डिजाइनरों ने उस पुरानी भौतिक दुनिया के कॉन्सेप्ट को उठाया और डिजिटल स्क्रीन पर उतार दिया। ये सच में एक आहा मोमेंट है। और आज रेडियो बटन्स का नियम क्या कहता है? नियम ये है कि अगर विकल्प कम है 2 से 4 के बीच तो उन्हें ड्रॉप डाउन में नहीं छिपाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें अतिरिक्त क्लिक लगता है। हाँ, इसकी जगह वर्टिकल रेडियो बटन्स देने चाहिए और जो सबसे लोकप्रिय विकल्प हो उसे पहले से ऑटो सेलेक्ट रखना चाहिए। इससे एक कीमती क्लिक बचा रहता है। और क्लिक्स बचाने की बात हो ही रही है तो मोबाइल कीबोर्ड्स का जिक्र भी जरूरी है। बिल्कुल। डेवलपर्स को यह स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि किस फील्ड पर कौन सा कीबोर्ड खुलेगा। जैसे बैंक ट्रांसफर में अमाउंट फील्ड पर पूरा AZ कीबोर्ड खुलने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ सीधा नंबर पैड खुलना चाहिए। यही छोटी छोटी चीजें कन्वर्जन रेट को बढ़ाती हैं। तो आज की चर्चा से स्पष्ट है कि फॉर्म सिर्फ खाली बक्से नहीं है, ये मनोविज्ञान और गणित का सुंदर मिश्रण है। लेकिन अंत में सबसे ऊपर ATF यानी ऑलवेज टेस्ट फॉर्म्स ही रहता है। सही कहा। जो भी इस गहराई को समझना चाहता है उनके लिए इस विस्तृत चर्चा का स्रोत एक बेहतरीन खजाना है। जिन लोगों को इस विषय में और गहराई में जाना है उनके लिए किताब का नाम है डिजाइन यूजर इंटरफेस। यह किताब UI डिजाइन के हर पहलू को विस्तार से समझाती है। इसका लिंक है https://hypeforacademy.gumroad.com/UI book। जी। और हाँ, विवरण में दिए गए लिंक के QR कोड को स्कैन करके इस किताब को खरीदा जा सकता है। ऐसे ही और अधिक तकनीकल डिजाइन ब्रेकडाउन और करियर बिल्डिंग कंटेंट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा रही, लेकिन समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद फॉर्म्स को देखने का नजरिया ही बदल दे। वो क्या? आज हमने देखा कि डिजिटल फॉर्म्स पुरानी कारों के रेडियो बटन से प्रेरित हैं, लेकिन अब जब दुनिया वॉइस इंटरफेस और AI की इंटेलिजेंट दुनिया में प्रवेश कर रही है, तो क्या आने वाले कल में फॉर्म का ये जो ढांचा स्क्रीन पर दिखता है, ये बक्से, ड्रॉप डाउन पूरी तरह से गायब हो जाएगा, या फिर ये एक ऐसा अदृश्य रूप ले लेगा जिसे सिर्फ आवाज या इशारों के लिए डिजाइन करना होगा? इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। ये सच में सोचने वाली बात है। शायद इन डिजिटल दरवाजों का रूप इतना बदल जाए कि उसे फॉर्म कहना ही बंद कर दिया जाए। इसी दिलचस्प विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।